प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 7 दिसंबर 2020 इवनिंग शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक लंबवर्तीय बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3432 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में कितना है? भाई पाई का मान 22/7 लेना है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2πRh। और निकालना क्या है? बेलन का आयतन। आयतन क्या होता है? πr²h। इसका मान दे रखा है, कितना है? 3432 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, दो इस साइड गुणा में है, उस साइड लेके जाएंगे तो इसको भाग में। अब देखो ये किसका मान है? πRh का मान है और हमें चाहिए क्या? πr²h। यानी पाई इसमें भी है, इसमें भी है, h इसमें है, h इसमें भी है। यहाँ पे r है, हमें क्या चाहिए? r²। यानी इसका स्क्वायर चाहिए। यानी r एक बार इसके साथ गुणा हो चुकी है, एक बार और चाहिए हमें, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और एक बार इसको r से गुणा कर देंगे। त्रिज्या कितनी है? 26, तो 26 से गुणा कर दो, हो गया ना πr²h। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 13 के और इसकी गुणा कर दो। 13 गुणा 2 26, 2 39 और 2 41, 4 52 और 4 56, 5 39 और 5 44, 44,616। और ये क्या था? सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा, आयतन है। ठीक है, 44,616 घन सेंटीमीटर का आयतन होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, x रुपये की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि a और b के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा b और c के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि a और c के हिस्सों के बीच 2001 रुपये का अंतर है तो x का मान कितना होगा? यानी वो धनराशि कितनी है? 3 व्यक्ति हुई, a, b और c। ए और बी के हिस्सों का अनुपात क्या है? 3:5। तो ए के नीचे 3 और बी के नीचे 5 लिखो। फिर बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7, यानी बी का हिस्सा 4 तो सी का 7। ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो मैंने क्या बता रखा है, खाली जगह में उसको आगे बढ़ा दो। इसके आगे खाली जगह है तो इसको आगे बढ़ा दो 5, यहाँ भी। इसके आगे खाली जगह है तो यहाँ भी 4 लिखो। ठीक है, अब 4 गुणा 3 12, 5 गुणा 4 20 और 5 गुणा 7 35। इस अनुपात में वो राशि बटेगी 12:20:35। दे क्या रखा? ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर, यानी ए और सी। अनुपात में अंतर कितना? देखो इसका 35 है, सी का, और ए का 12। घटा देंगे 35 में से 12, 23 अनुपात का अंतर है। और उसकी वैल्यू रुपये में अंतर कितना है? 2001। इसका मतलब क्या हुआ कि 23 अनुपात की वैल्यू 2001 है, कि दोनों बराबर हैं। अनुपात में अंतर 23 का है, रुपये में अंतर 2001 का है। एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी? इसे भाग दे देंगे। निकालना क्या है? x का मान, यानी कुल धनराशि। तीनों को जोड़ दो, 12 और 20 32, 32 और 35 जोड़ेंगे तो 67। 67 अनुपात की वैल्यू निकाल ली तो गुणा में 67। कैंसिल करो, 23 दिए 69 ज़्यादा हो जाता है, ये कैंसिल होगा नहीं। इससे करके देखो, 23 8 184, 8 12 में 184, बचेगा 16, संख्या हो जाएगी 161। 23 7 161, यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा 87 बार में। 87 और 67 की गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ये गुणा देखो करनी पड़ेगी। 49 4 56 और 4 60, 42 4 48 और 4 52, 9 2 8 5, यानी कुल धनराशि कितनी थी? 5,829 रुपये। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 8,000 रुपये की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों में 13,824 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1 से 1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी?
सबसे पहले हमें आर की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे देखो भाई, धनराशि कितनी है 8,000 रुपये, और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है 13,824 रुपये। ये रेशियो हो गई। ये धनराशि है 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। कितने वर्ष में 3 वर्ष में। तो इसका घनमूल निकाल दो। क्या निकाल देंगे घनमूल। समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल निकाल दो, समय 4 वर्ष है चौथा मूल निकाल दो। 1 वर्ष का आ जाएगा, देखो 8 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगी अंतिम 3 अंक 8 8 थी 24, 8 से कैंसिल हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी 1000, और ये 8 एकम 8 5 8 7 56 2 8 दूनी 16 6 8 8 64, यानी कैंसिल किया था 1000 से कितनी हो जाती है 3 वर्ष में 1728। कैंसिल अब भी होती है, अब करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है भाई ये किसकी क्यूब होती है 10 की और ये 12 की। हमें घनमूल निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, निकाल दो 10 और ये 12। अब कर लो कैंसिल 5 से 6, बात तो वही है। चाहते तो यहाँ भी कैंसिल हो जाती है, 8 से 125 8 से 216 5 6 यही आता, ठीक है। हमने इसका घनमूल निकाल दिया, यानी 1 वर्ष में वो धनराशि 5 से 6 हो जाती है। 5 से 6 कितनी बढ़ी 1, किस पे बढ़ी 5 पे, प्रतिशत के लिए गुणा में 100, 5 से 20, यानी दर क्या है 20% वार्षिक। हमें दर का पता चल गया। अब क्या करना है, इसी दर पे 1 से 1/4 वर्ष का ब्याज निकालना है, और ब्याज की गणना चक्रवृद्धि रूप से अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, ठीक है। अर्धवार्षिक करें तो क्या हो जाता है भाई, दर आधी और समय 2 गुना, तो 20 का आधा करेंगे तो दर हो जाएगी 10%। 10% को लिखेंगे 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 बढ़ जाती है। समय देखो कितना है 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष, यही है ना। 1 से 1/4 वर्ष को लिखेंगे तो 5/4 वर्ष। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो तो दर आधी समय 2 गुना, क्योंकि मान लो 1 वर्ष का हमें ब्याज निकालना चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक रूप से किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान 2 बार करना पड़ेगा, तो दर आधी ले लेते हैं, इस समय 2 गुना कर देते हैं, ठीक है। 2 से करेंगे तो 5/2 वर्ष का निकालना हमें। 5/2 का मतलब 2 से ही 1/2 वर्ष, ठीक है। अब क्या है, धनराशि वही है, मूलधन कितना है 8,000 रुपये, दर यही सेम लेनी है, आधी कर ली हमने। ब्याज कितना होगा 1/10, इन 10 के ऊपर 1 ब्याज हो जाएगा 11/10 पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में फिर 11/10, लेकिन तीसरा वर्ष क्या है आधा है भाई, कंप्लीट नहीं है, 2 से 1/2 वर्ष। तो क्या होगा, इसमें दर भी आधी लेंगे, कितनी है 5%, सॉरी 10%, तो कितनी हो जाएगी अब 5% लेंगे, ठीक है। या इसको 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 1/20, 20 के ऊपर 1 बढ़ जाएगा 21/20। तीसरे वर्ष में 11/10 नहीं लेंगे क्योंकि तीसरा वर्ष कंप्लीट नहीं है। इसमें 10% तो 5% लेंगे, या इसको भी 2 से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा 1/20, बात वही है। 5% निकालोगे तो इसका मतलब 1/20 ही है, ठीक है। तो देखो अब इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल कर लो, 2 से 4, ठीक है। अब इनकी गुणा करना पड़ेगा, 11 का स्क्वायर 121, 121 को 4 से गुणा करेंगे 484, और 484 को हम 21 से गुणा करेंगे 21 चौके 84, 8 21 8 168 और 8 176, 17 21 चौके 84 और 17 101, तो कितनी हो जाएगी वो 1 से 1/4 वर्ष में 10,164 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में से चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई कितनी है? भाई 2 रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी पहली मान लो,
ये रेलगाड़ी दूसरी, ठीक है। क्या बता रखा है, ये रेलगाड़ी ए है, इसकी चाल है 55 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 53 किलोमीटर पर आवर। ये रेलगाड़ी ए और ये रेलगाड़ी बी एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती हैं। भाई एक दूसरे को पार करेंगी तो ये खुद की लंबाई को ही पार करेंगी। भाई देखो, ये इसका पिछला हिस्सा यहाँ से आगे निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसका पिछला हिस्सा यहाँ आ जाएगा, तब एक दूसरे को पार कर देंगी। तो खुद की लंबाई के, दोनों की लंबाई के योग के बराबर ही दूरी तय करेंगी, ठीक है। तो हमारी दूरी क्या हो जाएगी, दोनों की लंबाई के बराबर। चाल हमारे पास है, समय है, तो दूरी निकाल लेंगे। चाल क्या है देखो, 55 किलोमीटर प्रति घंटा और 53, ये 53 था, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत दिशा में चल रही है एक दूसरे के, तो चाल आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि पार करने में कम समय लगेगा। भाई ये भी गतिमान है, ये भी गतिमान है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, तो चाल जुड़ जाएंगी। 55 और 53 108 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी चाल है, ठीक है। समय 21 सेकंड है। तो देखो दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, ये मीटर पर सेकंड में बदलना होगा, तो क्या करेंगे, इसको गुणा 5/18। ऐसा क्यों करते हैं, तो हम बेसिक से पढ़ चुके हैं बिल्कुल, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड, इसको कैंसिल करते हैं तो 5/18 आ जाता है। ये चाल हो गई। समय कितना, 21 सेकंड, चाल गुणा समय, तो क्या आ जाएगा, दूरी। और दूरी क्या है, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी, यानी इनकी लंबाई के बराबर, दोनों की योग के बराबर होगी, ठीक है। कैंसिल कर लो, 18 × 108, 6 × 5 30, 21 × 63, यानी 630 मीटर दूरी तय की है। तो ये क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग। और क्या बता रखा है, ए और बी की लंबाई का रेशियो। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है। किसकी, रेलगाड़ी बी की लंबाई से। इसकी 1 है तो इसकी 2.5 है। 10 में हटाएंगे तो बटा में 10 का रेशियो कर दो, कैंसिल करेंगे तो 5/2, उस साइड जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2, यानी 5:2, यानी लंबाई का अनुपात ये है। कुल क्या है, 630 किलोमीटर। 5 और 2 7 अनुपात की वैल्यू ये है, 1 अनुपात की वैल्यू के लिए 7 से भाग दे दो, कितना आएगा, 90, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू 90। रेलगाड़ी एक पुल को इसकी बात की जा रही भाई, तो इसकी हम दूरी पहले, लंबाई पहले निकाल देंगे। 1 की वैल्यू 90 है, 4 की कितनी हो जाएगी, 450, और इसकी पूछे तो 180 मीटर में ही, ठीक है। 1 अनुपात की वैल्यू 90, 5 अनुपात की वैल्यू 450 हो जाएगी, 90 से गुणा कर दिया। अब क्या पूछा, रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई, तो देखो पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। चाल क्या है रेलगाड़ी की, ए की चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18, ये हुई चाल। और समय कितना, 72 सेकंड, तो गुणा में 72। 18 से 4 बार में कैंसिल, 5 × 4 20, 55 × 2 110, इनकी गुणा हो जाएगी। इन 1100 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है, 72 सेकंड में। अपनी लंबाई प्लस जो पुल की लंबाई, दोनों की लंबाई का योग 1100 है। और ट्रेन की लंबाई कितनी थी, ए की 450, पूछा पुल की लंबाई, तो इसमें 450 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 650 मीटर लंबा क्या है, पुल, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस हमने मान लिया अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। 30% की छूट दी जाती है, 30% छूट देंगे तो इसमें से 30 घटा दो, यानी विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 70 रुपये। अब भी क्या है, इस पे 20% का लाभ प्राप्त होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना प्रतिशत होता है भाई, 100%। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, 20% लाभ दिया जाता है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस की 120%।
और 120% को क्या लिखते हैं हम, 120/100 यानी 6/5, यानी 6/5 की वैल्यू क्या है, 70। ठीक है, 6/5। भाई इसका कितना निकालेंगे, देखो एक बार, ये अपने आप में 100% और 20% का लाभ हुआ तो वैल्यू कितनी होगी कॉस्ट प्राइस की, 120%। 120% की वैल्यू ये है, कॉस्ट प्राइस का 120% के बराबर है, ये है। ठीक है, तो निकाल दो। वैसे 120% का मतलब 6/5, 6/5 हमें निकालना है इसकी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की, तो क्या हो जाएगी 5/6। ठीक है, 5/6, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस। लेकिन इसकी रियल वैल्यू क्या दे रखी है, 840 रुपये। 70 × 5/6 की यूनिट की वैल्यू कितनी है, 840 रुपये। ठीक है, इसकी वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इससे भाग दे देंगे, 70 × 5 और 6 ऊपर चला जाएगा। हमें निकालना क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी है, 100 यूनिट, तो गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 7 से 5 से 2 बार में, और 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 120। 6 × 2 12 और 12 × 12 144, 1 0 लगा दो। अंकित मूल्य क्या, 1440 रुपये। एक बार फिर देख लो, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, 30% का डिस्काउंट दिया तो इसका विक्रय मूल्य होगा 70 रुपये। 20% लाभ होता है, यानी 120% की वैल्यू कितनी है, 70। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमने 120% से भाग दे दिया, यानी 6/5। भाई 120% का मतलब ये होता है ना, 120/100, 6/5। इससे भाग देंगे तो 6, 5 ऊपर चला गया। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी, 840। एक यूनिट की वैल्यू निकाली तो इससे हमने भाग दे दिया। निकाला 100 यूनिट की वैल्यू तो गुणा में 100। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना आ गया, 1440 रुपये। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, एक घड़ी को 2300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह उस घड़ी को 3231.5 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। भाई कॉस्ट प्राइस है वो अपने आप में 100% है, जो भी है उसका वो अपने आप में 100% है। 20% का हानि हो गई, नुकसान होगा 20% का, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस्ट प्राइस की, 80%। कितनी हो गई, 80%। और वो किसके बराबर है, 2300 के बराबर। तो 2300 किसके बराबर है, 80% की। कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर है। भाई 2300 कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर है। किसके, कॉस्ट प्राइस के 80% के बराबर है ना, क्योंकि ये अपने में 100% था, 20% नुकसान हो गया, तो 80% वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 2300। 1 रुपये की वैल्यू निकालेंगे प्रतिशत में तो कितनी हो जाएगी, 2300 से भाग दे दो, 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी प्रतिशत के रूप में। निकालने किसके है, 3231.5 रुपये की, तो गुणा में कर दो, 3231 पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 कर दो। प्रतिशत ऊपर है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें प्रतिशत लगेगा। अब प्रतिशत के रूप में निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, अब 23 से करो इसको कैंसिल। 23 में एक बार में 23 बचेगा 9, 2300 के 92 बचेगा 1, 11 भाग नहीं जाएगा 0, 23 5 115। अब इसको 10 से कैंसिल कर दो, 5 से ये हो जाएगा, 2 से ये हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 4 और इसको 5 से कर दो, 2 5 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 5 1 5। प्रतिशत साथ में है भाई। ठीक है, 281 को 4 से गुणा करेंगे, 4 4 8 32, 3 8 3 11, बटा में कितना है 10, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। प्रतिशत साथ में था तो प्रतिशत लगा दो, यानी ये वैल्यू कॉस्ट प्राइस के 112.4% के बराबर है। और कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना है 100%, तो कितना बढ़ गया 12.4%। तो लाभ कितना होगा 12.4%।
ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है और भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। वह जिसको भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य या संख्या बोल देते हैं। एक संख्या को इससे भाग दिया जाता है तो ये संख्या ही बोल देते हैं इसको, ठीक है। जिससे भाग दिया जाए भाजक, जितनी बार भाग जाए उसको क्या बोलते हैं, भागफल। और भाजक से जो संख्या कम रह जाती है लास्ट में, जिसमें भाग नहीं जाता, उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। अब संख्या निकालते हैं वापसित, कैसे निकालेंगे, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमें तीनों के मान पहले पता होना चाहिए। शेषफल कितना दे रखा है, 24। क्या बता रखा है, भाजक भागफल का 8 गुना, भागफल जो भी है उसको 8 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, भाजक। और शेषफल को 9 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, भाजक। भी भागफल को 8 से गुणा कर दें तो भी भाजक आएगा, शेषफल को 24 से गुणा कर दें तो भी भाजक आएगा। तो शेषफल हमारे पास 24 है, 24 को 9 से गुणा करेंगे, 24 गुणा 9 216। तो भाजक क्या आ जाएगा, 216। चलो ऊपर लिख देते हैं 216। अब क्या हुई, जो भी भागफल था उसको हमने 8 से गुणा किया तो क्या आया, 216। वापिस भागफल निकालेंगे, क्या करेंगे, 8 से इसको भाग दे दो, 216 को 8 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, भागफल। तो देखो संख्या कैसे निकालेंगे, भाजक गुणा भागफल। भाजक कितना है, 216 गुणा में भागफल, भागफल कितना हो जाएगा, 216 को 8 से भाग दे दो प्लस शेषफल। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। 8 से करेंगे तो 2 7 27 बार में चला जाएगा। 216 को 27 से गुणा कर दो, 24 जोड़ दो इसमें, 27 गुणा 6 162, 16 27 से कम 27 और 16 43, 4 27 दूनी 54 और 4 58, ठीक है, प्लस 24 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6585, यानी 5856 वो भाज्य यानी संख्या है 5856। ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।